स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईएससी, जीडीसी, नेट, केबीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो आपको ये बताना है कि निराला की साहित्य साधना जिसके लेखक रामविलास शर्मा हैं कितने भागों में प्रकाशित है? ए कह रहा 3, बी 4, सी 1 और डी 2 कह रहा है। तो निराला की साहित्य साधना जो है वो कुल 3 भागों में प्रकाशित है और इसके लिए 1970 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। दूसरे में कह रहा है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है? आपको बताना है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है? ए कह रहा ठेले पर हिमालय, बी कह रहा मेरी यूरोप यात्रा, सी अप्रवासी की यात्राएं और डी चीड़ों पर चांदनी। तो अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी जो है यह अप्रवासी की यात्रा वृत्त का प्रकरण है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा और इसके लेखक डॉक्टर नागेंद्र हैं। तीसरे में कह रहा है कि संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो सवाल नंबर तीसरे में आपको ये बताना है कि संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? ए कह रहा हंस, बी जागरण, सी माधुरी और डी विभा। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हंस पत्रिका जो है वो रेखाचित्र विशेषांक के लिए वो प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आपको ये बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है वो किससे मानी जाती है? ए निर्मल वर्मा से, बी सिद्धांत सिंह चौहान, सी प्रभाकर माचवे और डी अग्नि गहराय। तो आपको बताना है कि हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत जो है वो शिवदान सिंह चौहान से मानी जाती है और इन्हों का प्रकाशन जो हुआ था इनके रिपोर्टाज का 1938 में रूपाभ पत्रिका में। अब बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहा है कि हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? आपको ये बताना है कि हाइकू जो है मूलतः किस देश की काव्य शैली है? ए कह रहा है चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी रूस। तो आपको बताना है कि हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू मूलतः जापान की काव्य शैली है। विकल्प बी जो है पांचवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें पर। छठवें में कह रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो आपको बताना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कलकत्ता और डी दिल्ली। तो आपको बताना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है वो इलाहाबाद से आरंभ हुआ। तो विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर छठवें का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वें में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अपने अपने राम उपन्यास किसने लिखा है? तो आपको ये बताना है कि अपने अपने राम उपन्यास किसने लिखा है? ए कह रहे इला चंद जोशी, बी भगवती चरण वर्मा, सी महेश दर्पण और डी भगवान सिंह। तो आपको ये बताना है कि अपने अपने राम उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इला चंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, महेश दर्पण या भगवान सिंह। तो ये जो है भगवान सिंह की रचना है। विकल्प डी जो है 7वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वें में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनवादी विचार मंच की स्थापना सन 1977 में किस विश्वविद्यालय में हुई? तो 8वें में आपको ये बताना है कि जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में किस विश्वविद्यालय में हुई? ए कह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी कर कलकत्ता विश्वविद्यालय और डी कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। विद्यालय है ये छूटा हुआ विद्यालय। तो आपको बताना है कि जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 में किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा 8वें का। 9वें में कह रहा है कि साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर किसने इंगित किया? तो 9वें में आपको ये बताना है कि साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर किसने इंगित किया? ए कह रहा है विश्वनाथ, बी अभिनव गुप्त, सी भट्टलोलट और डी कह रहा है धनंजय। तो 9वें का उत्तर आपको देना है कि कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर किसने इंगित किया? तो ये धनंजय ने किया था। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 10वें की। 10वें में कह रहा है कि नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्जवल नीलमणि के रचनाकार हैं। ए कह रहा है रूप गोस्वामी, बी मम्मट, सी भानु मिश्र
और डी कह रहा है भामा। तो आपको ये बताना है एक नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। विकल्प ए उत्तर 10वें का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? आपको 11 में ये बताना है कि सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? ए कह रहा है 2, बी 4, सी 5 और डी 10। तो आप बताइए कि सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? तो सील के आधार पर नायक के कुल 4 भेद माने गए हैं, जिसमें एक नायक धीरोदात्त होता है, एक धीर प्रशांत, एक धीर ललित और एक होता है धीरोदत्त नायक। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? 12 में आपको ये बताना है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? ए कह रहा है कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी भरत और डी वामन। तो आपको बताना है कि विशिष्ट पद रचना रीति ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वो वामन का है। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। 13 में देखते हैं क्या करे कर न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे। तो आपको ये बताना है कि न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? ए अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी रामचंद्र शुक्ल और डी भट्टनायक। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि 13 का उत्तर क्या होगा। तो 13 का उत्तर हो जाएगा न्याय। अगर सिद्धांत देखें तो न्याय सिद्धांत के आधार पर शंकुक ने जो है वो रस निष्पत्ति की व्याख्या की है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो 14 में आपको ये बताना है कि अभिव्यक्तिवाद जो है वो किस आचार्य का सिद्धांत है? ए कह रहा है भट्टनायक, बी अभिनवगुप्त, सी भट्टलोलट और डी कह रहा है शंकुक। तो आपको ये बताना है कि अभिव्यक्तिवाद जो है वो किस आचार्य का सिद्धांत है? तो 14 का उत्तर दें तो 14 का उत्तर हो जाएगा अभिनवगुप्त। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? आपको बताना है 15 नंबर में कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ए दुर्वासा को, बी परशुराम को, सी वशिष्ठ को और डी विश्वामित्र को। तो आपको बताना है कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो ये इन्होंने दुर्वासा के लिए कहा था। तो विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर 15 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे हैं कि भारवी की माता का क्या नाम था? तो आपको ये बताना है कि भारवी की माता का क्या नाम था? ए कह रहा है सुशीला, बी गीता, सी सुनीता और डी मीता। तो आपको भारवी की माता का नाम बताना है। तो भारवी की माता का नाम सुशीला था। तो विकल्प ए जो है वो सवाल नंबर 16 का उत्तर सही हो जाएगा। 17 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 17 में कह रहे हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो आपको ये बताना है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए जगन्नाथ, बी विश्वनाथ, सी वामन और डी दंडी। तो आपको ये बताना है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है वो विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहे हैं कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य के द्वारा किया गया? आपको बताना है कि कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित तथा पर्याप्त निरूपण वो किस आचार्य के द्वारा किया गया? ए कह रहा वामन, बी भरत, सी राजशेखर और डी भामा। तो 18 का उत्तर आपको देना है कि 18 का उत्तर क्या सही होगा? वामन, भरत, राजशेखर या भामा? तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। हाँ, राजशेखर के द्वारा जो है वो किया गया। किसके द्वारा? राजशेखर के द्वारा। बात करते हैं सवाल नंबर 19 के। 19 में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है। आपको ये बताना है कि छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन मानी जाती है? ए छंदसार, बी छंदमाला, सी छंद बीड़ा और डी छंद विचार। तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति जो है वो छंदमाला मानी जाती है। तो विकल्प बी जो है उत्तर 19 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में कह रहा है कि विसंगत अनुक्रम छांटिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अनुक्रम विसंगत है? ए कह रहा है श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट का, बी उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी, सी काव्यदर्श दंडी और डी कह रहा है
कोलयानंद, अभिनव गुप्त। तो आपको बताना कि कौन-सा इसमें से जो है वो विसंगत है, तो विकल्प डी जो है वो विसंगत है। कोलयानंद जो है वो अप्पय दीक्षित की रचना है, अभिनव गुप्त की रचना नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहे हैं कि आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं। तो आपको ये बताना है कि आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन हैं? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. डॉक्टर नगेंद्र, सी. केशव प्रसाद मिश्र और डी. अज्ञेय। तो 21 में आपको बताना है कि आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। 22 में कह रहे काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। 22 में आपको ये बताना है कि काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? ए ध्वनि, बी रीति, सी वक्रोक्ति और डी कह रहा है सभी। तो 22 का उत्तर आपको बताना है कि 22 का उत्तर क्या सही होगा? तो 22 का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, ध्वनि सिद्धांत। और ये आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहे कि अस्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि अस्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? ए अनुभाव, बी रस, सी विभाव और डी संचारी भाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 वाले सवाल का आ, विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। उसे हम जो है वो विभाव कहते हैं। सवाल नंबर 24 में कह रहे हैं कि जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रायोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां सब शक्ति होती है। तो 24 में आपको बताना है कि 24 का उत्तर जो है वो क्या सही होगा। जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रायोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? ए कह रहा है लक्षणा, बी तात्पर्य, सी अभिधा और डी व्यंजना। तो देखो भाई, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रायोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षणा कहते हैं। तो विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। कह रहे ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको बताना है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए कह रहा है आनंदवर्धन, बी मम्मट, सी भामह और डी वामन। तो आपको ये बताना है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो आनंदवर्धन माने जाते हैं। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 25 का। 26 में कह रहा है कि जो देखने में प्रिय लगता है, वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आपको बताना जो देखने में प्रिय लगता है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? ए कह रहा है समदर्शी, बी प्रियदर्शी, सी प्रिय पात्र और डी दर्शन प्रिय। तो आपको ये बताना है कि जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अ अ, क्या कहा जाता है ये आप बताइए? समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र या दर्शन प्रिय। तो उसे जो है प्रियदर्शी कहा जाता है। विकल्प बी जो है वो 26 का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा, जो देखने में प्रिय लगता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 27 पर। 27 में कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन-सा अलंकार है? 27 में आपको ये बताना है कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन-सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी अन्योक्ति और डी अतिशयोक्ति। तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो अन्योक्ति अलंकार है। कौन-सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। सवाल नंबर 28 में देखते हैं क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है कि अवध शिला का उर पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। इन पंक्तियों में आपको छंद बताना है कि कौन सा छंद है। ए कह रहा है दोहा, बी सोरठा, सी रोला और डी बरवे। तो सवाल नंबर 28 का उत्तर आपको देना है कि 28 का उत्तर क्या होगा? इसमें कौन सा छंद होगा? तो छंद हो जाएगा बरवे छंद। बरवे छंद में 12 7 और 12 7 पर जो है वो मात्राएं होती हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 29। 29 में कह रहा है कि आत्मनम शब्द का चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा? तो आपको 29 में ये बताना है कि आत्मनम शब्द का चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा? आत्मनोः, आत्मभ्यः, आत्मनाः, आत्मषु। तो आपको चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप जो है वो आत्मन का बताना है सवाल नंबर 29 में। तो सवाल नंबर 29 में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आत्मभ्यः। अर्थात विकल्प बी जो है वो उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30वें में। 30वें में करेक्ट गणेशाय नमः में कौन-सी विभक्ति है? आपको बताना है कि गणेशाय नमः में कौन-सी विभक्ति है? ए द्वितीया, बी तृतीया,
सी चतुर्थी और डी पंचमी। तो गणेशाय नमः में चतुर्थी विभक्ति है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। हम बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। 31 में कह रहा है कि गाँव के चारों ओर जल है का सही अनुवाद क्या है? आपको बताना है कि गाँव के चारों ओर क्या है? जल है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? ए कह रहा है कि ग्रामं परितः जलम अस्ति, बी कह रहा है ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, सी कह रहा है कि ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति और डी कह रहा है कि ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति। तो आपको बताना है कि इसका सही अनुवाद जो है वो क्या होगा? तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा ग्रामं परितः जलम अस्ति, विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।